भारत में आजकल ना ये आवारा कुत्तों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ लोगों की सेफ्टी की चिंता है, दूसरी तरफ एनिमल राइट्स की बात, और समझ नहीं आते कि ये दोनों चीजें क्या वाकई इतनी अलग हैं। सही कह रही हैं आप। ये बहस काफी ध्रुवीकरण वाली हो गई है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है 11 अगस्त 2025 का, दिल्ली एनसीआर के लिए। हाँ, वो आदेश जिसमें कहा गया है कि करीब 10 लाख आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर शेल्टर होम्स में डालना है। परमानेंटली, मतलब वापस सड़कों पर नहीं। बिल्कुल, स्थायी रूप से। तो आज हम इसी फैसले को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे क्या कारण है, रिएक्शन कैसे आ रहे हैं, और सबसे जरूरी, क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है। हाँ, तो देखिए, जो स्रोत बता रहे हैं, इस आदेश के पीछे सबसे बड़ा कारण है डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले। अच्छा, आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2024 में पूरे भारत में करीब 37 लाख से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। 37 लाख? हाँ, और अकेले दिल्ली में 25,000 से ज्यादा। बाप रे। और साथ में रेबीज का खतरा भी है। हालांकि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में रेबीज से मौत रिपोर्ट नहीं हुई है, पर भारत में सालाना करीब 20,000 मौतें होती हैं। 20,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है। उन्होंने कहा कि तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। और कोर्ट ने इसके लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, कोर्ट ने इसे 2 दशकों की व्यवस्थागत विफलता कहा है। मतलब जो अथॉरिटीज हैं, वो पिछले 20 साल से इस प्रॉब्लम को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। तो आदेश में क्या क्या करने को कहा गया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट? देखिए, निर्देश काफी सख्त हैं। पहली बात, कुत्तों को तुरंत उठाया जाए। दूसरी, उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर में रखा जाए, वापस नहीं छोड़ा जाए। तीसरी, 8 हफ्तों के अंदर कम से कम 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले नए शेल्टर बनाने होंगे। 8 हफ्तों में 5,000 की कैपेसिटी? जी, और शेल्टर्स में सीसीटीवी लगाना होगा, एक हेल्पलाइन बनानी होगी जो 4 घंटे में रिस्पॉन्ड करे, और शेल्टर के अंदर कुत्तों की देखभाल भी ठीक से होनी चाहिए। और अगर कोई रुकावट डाले तो? कोर्ट ने अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कोर्ट का स्टैंड बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा, सह अस्तित्व का मतलब ये नहीं कि एक की जान दूसरे की कीमत पर हो। उन्होंने कुछ पशु प्रेमियों की आलोचना भी की है ना? हाँ, पुण्य संकेत जैसा कुछ कहा। हाँ, वर्चू सिग्नलिंग कहा। मतलब कोर्ट को लगा कि कुछ विरोध सिर्फ अच्छा दिखने के लिए है, असल चिंता के लिए नहीं। लेकिन ये आदेश, ये मौजूदा कानूनों से टकराता हुआ नहीं लगता, वो जो एबीसी रूल्स हैं? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कानूनी मुद्दा है यहाँ पर। ये आदेश सीधे सीधे एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियम 2023 के खिलाफ है। वो नियम क्या कहते हैं? एबीसी नियम कहते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, टीका लगाओ, और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दो जहां से उठाया था। ओ, तो ये तो एकदम उल्टा है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले 2024 के एडब्ल्यूबी बनाम पेस्ट केस के भी खिलाफ जाता है। उस फैसले में कोर्ट ने कुत्तों को मारने पर रोक लगाई थी और नसबंदी को जरूरी बताया था। तो मतलब कोर्ट अपने ही पिछले फैसले के? जी, एक तरह से ये स्टारे डेसिसिस के सिद्धांत पर सवाल उठाता है, जो कहता है कि अदालतों को अपने पुराने फैसलों पर कायम रहना चाहिए। ये तो काफी पेचीदा स्थिति है। जाहिर है इस पर प्रतिक्रियाएं भी तीखी हुई होंगी। बहुत ज्यादा। पशु प्रेमियों ने तो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुए, लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उनका क्या तर्क है? उनका मेन तर्क है कि ये आदेश अव्यावहारिक है, अमानवीय है और एबीसी नियमों के हिसाब से अवैध भी। वो शेल्टर्स की पूरी हालत की बात कर रहे हैं और वैक्यूम इफेक्ट का डर भी है। वैक्यूम इफेक्ट वो क्या होता है? मतलब अगर आप एक इलाके से सारे कुत्ते हटा देंगे तो बाहर से नए कुत्ते आके वो जगह भर देंगे। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बस कुत्ते बदल जाएंगे। अच्छा, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस आदेश का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बहुत से निवासी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं जो अपनी सुरक्षा चिंताओं और काटने की घटनाओं की वजह से इस आदेश के पक्ष में हैं। उनके लिए ये राहत की बात है। तो मतलब समाज बटा हुआ इस पे? बिल्कुल। हाँ, और कानूनी एक्सपर्ट्स भी बटे हुए हैं। वो सिर्फ स्टारे डेसिस पर ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि क्या दूसरे पक्ष यानी एनिमल वेलफेयर वालों को ठीक से सुना गया, ऑडी अल्टरम पार्टेम? क्या इस आदेश का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है? और क्या ये नागरिकों को संविधान में दिए गए करुणा के कर्तव्य को निभाने से रोक रहा है? सोशल मीडिया पर तो माहौल काफी गर्म होगा। वो तो है ही। मीम्स बन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए कानूनी और भावनात्मक पहलू अलग रखते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। 10 लाख कुत्ते, 8 हफ्ते, शेल्टर बनाने हैं, क्या ये हो सकता है? जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जो स्रोत बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। क्यों?
पहली बात तो संख्या ही देखिए, 10 लाख कुत्ते और मौजूदा शेल्टर क्षमता लगभग 0। गुड़गांव का उदाहरण दिया गया है, 50,000 कुत्ते हैं और शेल्टर में जगह सिर्फ 100 के लिए। 50,000 के लिए 100? हाँ, तो दिल्ली एनसीआर के 10 लाख कुत्तों के लिए कहां से आएंगे शेल्टर, और वो भी 8 हफ्तों में। और खर्चा, इसका कोई अनुमान है? अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ शेल्टर बनाने का खर्चा ही 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। 15,000 करोड़? और उसके बाद उन 10 लाख कुत्तों को रोज खिलाने का खर्चा, वो करीब 5 करोड़ रुपए हर हफ्ते बैठेगा। 5 करोड़ हर हफ्ते? ये पैसा कहाँ से आएगा और कौन करेगा ये सब? जिम्मेदारी तो नगर निगमों की है, लेकिन ये वही निगम हैं जिन्हें कोर्ट ने खुद कहा कि वो पिछले 20 साल से एबीसी नियमों को ही ढंग से लागू नहीं कर पाए। तो जिन पर पहले से सवाल हैं, उन्हें ही इतना बड़ा, लगभग नामुमकिन टास्क दे दिया गया है। बिल्कुल। और जो लोग शेल्टर चलाते हैं वो कहते हैं कि एक ढंग का शेल्टर बनाने में सालों लगते हैं, हफ्ते नहीं। फिर शेल्टर में भी अपनी समस्याएं हैं, ओवरक्राउडिंग, बीमारियां फैलने का खतरा, कुत्तों के बीच लड़ाई, तनाव, स्टाफ की कमी। और क्या हमारे पास कुत्तों की सही संख्या या काटने के मामलों का भरोसेमंद डेटा भी है? यही एक और बड़ी समस्या है। कुत्तों की सही गिनती का कोई पुख्ता डेटा नहीं है, और जो बाइट डेटा है उसकी विश्वसनीयता पर भी कई एक्टिविस्ट सवाल उठाते हैं। तो अगर ये रास्ता, मतलब सिर्फ कुत्तों को हटाकर शेल्टर में डालना, इतना मुश्किल और विवादित है, बिल्कुल। क्या कोई और उपाय भी सुझाए गए हैं, कोई विकल्प? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स और एनिमल वेलफेयर संस्थाएं, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उसी मूल योजना पर लौटने की बात कर रही हैं जिसे सही से लागू ही नहीं किया गया। कौन सी योजना? वही एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी प्रोग्राम। इसे बड़े पैमाने पर और सही तरीके से लागू करना। टारगेट होता है कम से कम 70% कुत्तों की नसबंदी और सबका टीकाकरण, खासकर रेबीज का। इससे क्या होगा? इससे कुत्तों की आबादी धीरे धीरे कंट्रोल में आती है और रेबीज का खतरा भी कम होता है। और क्योंकि एबीसी नियमों के तहत कुत्तों को उनके इलाके में ही वापस छोड़ा जाता है, तो वो वैक्यूम इफेक्ट वाली समस्या भी नहीं होती। मतलब ये ज्यादा टिकाऊ समाधान लगता है? हाँ, वैज्ञानिक तौर पर यही ज्यादा कारगर माना जाता है। कई देशों जैसे नीदरलैंड्स, थाईलैंड वगैरह ने भी इसी CNVR मॉडल, कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न को अपनाकर सफलता पाई है, ना कि कुत्तों को सामूहिक रूप से हटाकर। और इसके अलावा भी कुछ सुझाव हैं? हाँ, जैसे जिम्मेदार पेट ओनरशिप पर जोर देना, पेट्स की माइक्रोचिपिंग हो, रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें लावारिस छोड़ने पर भारी जुर्माना लगे, अवैध ब्रीडिंग पर रोक लगे और लोग देसी नस्लों यानी इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करें। ये भी जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सही जगहें तय हों, जैसे घरों या खेलने की जगहों से दूर, ताकि लोगों से टकराव कम हो। इसमें रेजिडेंट एसोसिएशंस, NGOs और जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। और जो कुत्ते वाकई में खतरनाक या आक्रामक हैं, उनका क्या? उनके लिए बिहेवियरल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। ये जिम्मेदारी भी नगर निगम की है, पर हकीकत ये है कि ऐसी सुविधाएं हैं ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। एक तरफ सुरक्षा की जायज चिंता है, दूसरी तरफ कानूनी और प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, और पशुओं के प्रति करुणा का सवाल भी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश शायद सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया गया है, लेकिन वो मौजूदा कानूनों और जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता दिख रहा। सही कहा। और इस पूरी बहस से ना, मतलब शेल्टर बनाम नसबंदी की इस तत्काल लड़ाई से परे हटकर एक बड़ा सवाल उभरता है। क्या? कि ये जो इतना तीखा टकराव हम देख रहे हैं, ये हमारे शहरों में इंसानी जरूरतों, जानवरों के कल्याण और सरकार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की हमारी क्षमता के बारे में क्या बताता है? जब डर और हताशा इतनी ज्यादा हो, तो क्या करुणा और विज्ञान, क्या वो मिलकर कोई रास्ता खोज सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस तात्कालिक संकट से आगे देखकर हमें इसी संतुलन को खोजने पर ध्यान देना होगा।